बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण कक्षा 10। ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ये चैप्टर आपके यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत वेटेज रहता है इस छोटे से चैप्टर का, पर देखो एक बार समझ लो, समझ में आ जाएगा। देखो हमारा पर्यावरण का क्या मतलब है? हम और हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, आप बोलोगे भैया ये किताब कॉपी, ये फ़ोन, ये पेंसिल, ये सब, मैं बोलूँगा हाँ ये सब, मतलब जितनी भी चीज़ें ज़िंदा हैं, जितनी भी चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं, वो सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। जैसे कि मिट्टी, ज़मीन, पेड़ पौधे। अब कुछ चीज़ इसके अंदर जीवित है, कुछ चीज़ इसके अंदर जीवित नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। अब पर्यावरण के अंदर भी एक सिस्टम है, उसको परितंत्र बोलते हैं। जैसे कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही बात है, अब कैसे जुड़े हुए हैं देखो। जब हम बेटा खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, मान लो आप आपके घर में दाल और चावल बना है, क्या? तो वो दाल और चावल आ कहाँ से रहा है? पेड़ से आ रहा है। पेड़ क्या प्रक्रिया करता है कि वो ये सब बना पाता है? क्योंकि पेड़ प्रकाश संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया करता है, जिसके या फोटोसिंथेसिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। परितंत्र को बेटा इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब वो एक ऐसा सिस्टम परफॉर्म करता है, एक ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करता है जिससे कि वो खाना बना सकता है, जिससे कि वो खाना बना सकता है। अब बोलोगे भैया खाना तो मेरी मम्मी बना लेती है। बेटा आपकी मम्मी खाना बनाती नहीं, आपकी मम्मी खाना पकाती है। अगर क्या आपकी मम्मी बेटा चावल अपने हाथों में उगा सकती है क्या? नहीं ना, उन्हें तो चावल उगा हुआ चाहिए। अब दुकान से लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन वो दुकानदार के पास कहाँ से आ रहा है? जब एंड में आप जाकर देखोगे तो पता चलेगा किसान उसको खेत में उगाता है। तो आप बोलोगे जी किसान उगाता है, इसका मतलब नहीं बेटा, किसान तो पेड़ लगाता है, धान लगाता है, वो चावल देते हैं। वो चावल आप पकाकर खाते हैं, जिससे आपको ऊर्जा और शक्ति मिलती है। जो किसने बनाया था? पौधों ने बनाया था। क्या करके बनाया था? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर कर बनाया था। ये प्रकाश संश्लेषण किस तरह की प्रक्रिया है भैया? क्या यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये है? इस चैप्टर में बेटा ये नहीं है, लेकिन वो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बेटा किताब मानकर चल रही है कि आप इस किताब के लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। इसका मतलब आप फोटोसिंथेसिस तो जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण तो जानते होंगे। बेटा प्रकाश संश्लेषण केवल खाली हरे पौधे कर सकते हैं, क्योंकि जिन पौधों की पत्तियां हरी होती हैं उनके अंदर एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य की रोशनी को पकड़ सकता है, कैप्चर कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। उस पदार्थ का नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हरे पौधे क्यों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्यों प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो आप बोलोगे उनके अंदर क्लोरोफिल नामक लवक है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट है जो ये काम करवाता है। इसीलिए उनकी पत्ती का रंग भी हरा होता है। किसी और रंग का जो पौधा होता है वो तो या तो प्रकाश संश्लेषण बहुत कम मात्रा में करेगा या तो नहीं करेगा। तो आप बोलोगे क्या बच्चे हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है? ये भी बात सच नहीं है। कुछ बेल और लताएं इस प्रकार की होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती और दूसरे पेड़ पौधों से भोजन ले लेती हैं। वो एक अलग तरीके का टॉपिक है, बस मैंने आपको बताया कि एक वेरिएशन ये भी हो सकता है। तो परितंत्र समझ में आया? अब जैसे कि बेटा हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? पेड़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो एक छोटा सा परितंत्र बनाकर देखो जरा, देखो एक छोटा सा परितंत्र बनाते हैं। एक पेड़ है, उस पेड़ को एक कौन खा रहा है बेटा? हिरन खा रहा है। उस हिरन को कौन खा रहा है बेटा? शेर खा रहा है। देखा, एक चेन बन गई ना। अभी इस चेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यही बेटा परितंत्र है। एक छोटा सा परितंत्र आप अपने घर में ही बना सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में एक्वेरियम रख लिया, मछली घर रख लिया, उस मछली घर के अंदर बेटा मछलियाँ हैं, आप उन्हें ऊपर से भोजन दे रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है। लेकिन ये तो हुआ बेटा मानव निर्मित, लेकिन कुछ नेचुरल भी होता है। जैसे कि तालाब है आपके गाँव में, उस तालाब के अंदर मछलियाँ हैं, आप उन्हें खाना देने तो जाते नहीं, लेकिन वो फिर भी जिंदा है ना। क्यों? क्योंकि उस तालाब के अंदर वो भोजन किस प्रकार से प्राप्त कर रही हैं कि कुछ छोटे मोटे प्लांट पौधे हैं, कुछ छोटी मोटी मछलियां हैं, वो उन प्लांट पौधों से भोजन प्राप्त करती हैं। बड़ी मछली छोटी मछलियों से प्राप्त कर लेती हैं। तो कैसा है बेटा ये प्राकृतिक पारितंत्र है। आप बेटा जंगल में शेर को खाना खिलाने जाते हो क्या? नहीं ना। मैं मानता हूँ अपने घर के अंदर बेटा डॉगी पाला है, उसको आप खाना खिलाते हो, बाहर किसी को खाना खिला देते होगे, लेकिन जंगलों के अंदर सारे जानवरों को आप खाना खिलाने तो नहीं जाते, पर वो जीवित है ना, क्योंकि वो परितंत्र से जुड़े हुए हैं।
वो पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधों से कुछ और जीव जुड़े हैं, कुछ और जीव उन सब जीवों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब बेटा हमें कभी भी जानवरों का इतना शिकार नहीं करना चाहिए, उतना उनका यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो ख़त्म हो जाए। अगर बेटा एक भी चेन का हिस्सा ख़त्म हो जाए, ये सब जुड़े हुए हैं, हर जानवर, एक छोटी सी मधुमक्खी, एक छोटी सी चींटी भी हमारे परितंत्र से जुड़ी हुई है। अगर हमने बेटा उनको ख़त्म कर दिया, उनको हटा दिया, तो हमारा भी बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि देखो एक छोटी सी जो मधुमक्खी होती है, एक छोटी सी मधुमक्खी होती है, हम उसे आराम से मार देते हैं, लेकिन एक छोटी सी मधुमक्खी क्या करती है पता है, वो बेटा पौधों के अंदर प्रजनन करवाती है। मतलब आपकी फसल उगे, नया पौधा बने, बीज बने, वो कौन करता है, मधुमक्खी करती है। क्यों? क्योंकि वो फूल से फूल पर बैठती है। और बेटा अभी तक आप समझ चुके हैं, आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं, कि फूल ही होता है जो कि बेटा जनन अंग होता है किसका, पौधे का। उसके अंदर ही पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, उसके अंदर से ही पराग कण एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचते हैं। तो चलकर तो पहुंच नहीं सकते, उसे कौन पहुंचाता है, जब बेटा भंवरा, जब बेटा मेरी मधुमक्खी जब फूल के ऊपर बैठती है, उसका रस चूसती है, तो साथ में उस पौधे के पराग कण उस मधुमक्खी के हाथों और पैरों में लग जाते हैं। और जब वो किसी दूसरे फूल पर पहुंचती है, तो वो एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंच जाते हैं। इससे बीज का निर्माण होता है, और इसी से बेटा खेती आगे चलती है। अगर मधुमक्खियाँ सारी आपने मार दी, उनका इस्तेमाल कर करके शहद के इस्तेमाल से, तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, बीज बनना बंद हो जाएगा, भूखमरी के हालात हो जाएंगे। अब सोचो एक छोटी सी मधुमक्खी इतना इंपॉर्टेंस रखती है हमारे परितंत्र में, तो अगर हम सारे हिरणों का शिकार करके मार दें, सारे चीतों का शिकार करके मार दें, तो कितना बड़ा चेंज आएगा हमारे इन्वायरमेंट में, कितनी भीषण आपदाएं आएंगी। आज बढ़ता हुआ टेम्परेचर, बढ़ता हुआ प्रदूषण, मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत खतरनाक स्तर पर जा रही है, और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत मुश्किलों का सामना हमें इस वजह से करना पड़ेगा। तो बच्चों आज आप इस बात को समझ चुके हो कि परितंत्र के अंदर हर एक मेंबर बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या चाहेंगे कि उनको हम ख़त्म ना करें, इतना इस्तेमाल ना करें कि वो ख़त्म हो जाए, मर जाए हमारे लालच की वजह से। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज़ और सुन लो, जो बेटा परितंत्र के अंदर भोजन बनाता है, कौन बनाता है, सिर्फ पौधे बना सकते हैं, और तो कोई नहीं बना सकता, सब उनसे ले सकते हैं। तो जो इस परितंत्र के अंदर भोजन बनाता है, उसे हम उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो उसका उपभोग करता है, जो उसका यूज़ करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं, और उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो हम उपभोक्ता हैं कि उत्पादक हैं? हम निधि बोल रही है हम उत्पादक। तुम प्रकाश संश्लेषण करती हो क्या बेटा धूप में खड़े होके? नहीं, तो तुम उपभोक्ता हो, तुम बना हुआ खाते हो बेटा। ठीक है, चलो अब जरा आहार श्रृंखला और जाल पर जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको एक चेन बनाकर दिखाई, तो बेटा कई चेन है, छोटे बड़े जीव जंतु अलग अलग तरह की चेन से जुड़े हुए हैं। देखो मान लो एक हिरन है जो कि पेड़ों को से खाता है, उस हिरन को शेर खाता है, ये बन गई एक आहार श्रृंखला, फूड चेन, भोजन की श्रृंखला हो गई ना, कैसे जुड़े हुए हैं। एक और देखो, छोटे पेड़ पौधों को टिड्डा खा गया, उस टिड्डे को मेंढक, उस मेंढक को सांप, और उस सांप को ईगल खा गया, बाज खा गया, चील खा गई। देखो एक चेन ये बन गई। एक और चेन देखो जो पानी में बनती है, देखो पानी के छोटे मोटे पौधों को किसने खा लिया, स्कॉर्पियन ने खा लिया, बिच्छू ने खा लिया, उस बिच्छू को बड़ी मछली खा गई, उस मछली को बगुला खा गया, पेड़ क्या खा गया, बगुला खा गया। ये देखो ये एक और चेन बन गई। लेकिन जब ये सारी चेन आपस में जुड़ जाएं, क्या ये आपस में किसी भी तरीके से जुड़ सकती हैं? हाँ, ये टिड्डा इस पेड़ को भी तो खा सकता है, ये टिड्डा इस पेड़ को भी तो खा सकता है, बोलो खा सकता है ना। ये शेर बेटा अगर उसको मौका मिले और ये चील उसको नीचे मिल जाए, तो इस चील को भी खा सकता है। मौका मिले तो ये चीता इस बिगलों को भी खा सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। नॉर्मल तो चेन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये चेन, ये श्रृंखला आपस में जुड़ जाए, या बहुत सारी श्रृंखलाएं हों, एक जंगल में आपको ऐसी कितनी श्रृंखलाएं देखने को मिल सकती हैं? कई हजार, कई लाख श्रृंखलाएं देखने को मिल सकती हैं। बेटा ये तो वो जीव जंतु हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, वो भी जुड़े हुए हैं, भगवान ने उनका भी इंतजाम किया हुआ है। तो इतनी सारी जो श्रृंखलाएं होती हैं, जब आपस में जुड़ जाती है तो उसको जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाल बोल देते हैं। बेटा खुद सोचो ना, आप मान लो ये एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, पाँच चेन, देखो कैसे जाल जैसा बन गया ना। तो लोग कई सारी श्रृंखलाएं जब मिल जाती हैं तो वो खाद्य जाल कहलाती है। अब देखो बेटा पोषी स्तर, पोषी का क्या मतलब है? बेटा देखो पोषण के आधार पर हमने जीवों को दो जगह बांटा है, एक होता है स्वयं पोषी, एक होता है परपोषी। स्वयं पोषी कौन है भाई? स्वयं पोषी का मतलब है जो अपना भोजन खुद बनाए,
उसे किसी की ज़रूरत ना हो। तो ऐसा तो उत्पादक ही हो सकता है सिर्फ। और होता है परपोषी, दूसरा क्या है, जो दूसरे के बने हुए खाने पर डिपेंड रहे। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ हम हो सकते हैं, ठीक है। अब हम मांसाहारी भी हो सकते हैं, हम शाकाहारी भी हो सकते हैं। शाकाहारी होंगे तो हम डायरेक्ट पेड़ पौधों से खाना ले लेंगे। अगर हम मांसाहारी होंगे तो हम पेड़ खाने वाले जानवरों को खा जाएंगे। जैसे मान लो आप में से कोई बच्चा नॉन वेजिटेरियन है, तो वो क्या खाता है, मुर्गी खा लेता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप चिकन खाते हैं। अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन किसको खाता है, चिकन बेटा बाजरा खाता है ना। जो किससे मिलता है बाजरा, पेड़ पौधों से मिलता है। अब बोलोगे जी लाला जी की दुकान से मिलता है, अरे लाला जी की दुकान पे तो मिलता है, लेकिन वो कहाँ से आया है, शुरुआत देखो तो पेड़ पौधे से आया है ना। तो पेड़ पौधों से वो बाजरा मुर्गी खाती है, उस मुर्गी को हम खा जाते हैं। तो हम क्या हुए, हम उपभोक्ता हुए, परपोषी हुए। लेकिन कैसे उपभोक्ता हुए, डायरेक्ट उपभोक्ता नहीं हुए। अब देखो लेवल, तो बेटा उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, उनको जो सबसे पहले खाते हैं डायरेक्ट, जो कि कौन होंगे, शाकाहारी होंगे, वो कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर। और जो उसके बाद उनको खा जाएगा वो कौन होंगे, द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो उनको भी खा जाएगा वो सबसे लास्ट, सबसे टॉप पर जो होगा वो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। मान लो बेटा आप नॉन वेजिटेरियन हो, आज आप दिल्ली में रहते हो, आज सुबह क्या हुआ, आपकी मम्मी ने बोला कि आज मैं चिकन बना रही हूँ। आपने बोला वेरी गुड मम्मी जी। आज आपने बोला मम्मी मैं तो अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बना दो। तब बेटा जो मम्मी ने घर में मुर्गी बनाई, वो उसने क्या खाया, उसने पेड़ पौधे खाए। उस पेड़ पौधे को तुमने, उस पेड़ पौधे से जब मुर्गी ने खाया तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, है ना। अब जब उस मुर्गी को तुम खा गए तो द्वितीय उपभोक्ता हो गए, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब क्या हुआ, आप अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर घूमने गए और वहाँ पर आपको दिखाई दिया शेर। अब शेर से आप करने लगे बहुत मस्ती। आपने सोचा इसके आसपास जाके सेल्फी ले लेता हूँ, उसके पिंजरे में घुस गए आप किसी भी तरीके से। सेल्फी लेने के चक्कर में उस शेर ने आपको खा लिया। तो अब शेर ने किसको खा लिया, द्वितीय उपभोक्ता को खा लिया। तो वो शेर क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता। बस समझ में आ गया। चलो बेटा अब एक 10% का नियम आप समझ लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दिखाओ बेटा, अभी नीट का एग्ज़ाम जो हुआ था, जो MBBS के एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है बेटा, वहाँ पर भी ये सवाल आया था। आप बोलोगे भैया 10वीं की बुक से आया था, नहीं बेटा 11वीं और 12वीं किताब है, उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है। तो अभी से पता होनी चाहिए ना, ऐसे तो ये पूरा चैप्टर मेंशन है। देखो बेटा 10% का नियम क्या कहता है, इसको बहुत प्यार से समझ लो। 10% का लॉ क्या कहता है, 10% ऊर्जा का नियम क्या कहता है। देखो बेटा, मान लो ये हमारा पौधा है, इसने सूर्य की मदद से प्रकाश संश्लेषण किया, फोटोसिंथेसिस इसे इंग्लिश में कहते हैं। अपना भोजन इसने बना लिया, इसने अपना भोजन बना लिया, ग्लूकोज भोजन के रूप में स्टोर करते हैं, फ्रक्टोज के रूप में, ठीक है। देखो बेटा इसने अपना भोजन बनाया, इसको आकर एक बेटा मान लो हिरन खा गया। कौन खा गया, हिरन खा गया। या समझ लो आप शाकाहारी आदमी है, वो खा गया, शाकाहारी आदमी है वेजिटेरियन, वो खा गया। तो बेटा मान लो कि इस पौधे ने 100% ऊर्जा बनाई थी, एनर्जी बनाई थी, शक्ति बनाई थी, कितनी, 100%। तो जब इस इंसान ने, इस वेजिटेरियन आदमी ने या प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राथमिक उपभोक्ता ने इस पौधे को खाया, तो बेटा इसकी सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही, सिर्फ 10% ऊर्जा ही यहाँ तक जा पाई, इस इंसान तक जा पाई। आप बेटा इसको ऐसे समझो कि बेटा इस पेड़ ने फोटोसिंथेसिस कर 100 रुपये कमाए थे। तो जब इस इंसान ने इस पेड़ को खा लिया तो बेटा सिर्फ 100 रुपये का 10% उसके पास आए, मतलब सिर्फ 10 रुपये इस आदमी के पास आ पाए। अगर इस आदमी को शेर खा जाए, कौन खा जाए, शेर खा जाए, शेर, पता नहीं शेर लग रहा है नहीं लग रहा, पर अगर शेर खा जाए तो वो शेर के पास भी कितनी ऊर्जा जाएगी, सिर्फ 10%।
कि बेटा हर लेवल पे, जैसे प्राथमिक हर उपभोक्ता के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ पाती है। तो एक बात समझो, जब हमने रुपए के हिसाब से समझा, पेड़ पर थे 100 रुपये, तो इस आदमी के पास कितने आए 10% के हिसाब से? सिर्फ 10 रुपये। तो ये शेर जब इस इंसान को खा लेगा तो उसके पास कितनी ऊर्जा पहुँचेगी? 10 रुपये का भी 10%, तो क्या पहुँचा? सिर्फ 1 रुपये। तो एक बात बताओ बेटा, किसको ज़्यादा शक्ति मिली? जिसने इस पेड़ को डायरेक्ट खाया या जिसने इस पेड़ खाने वाले को खाया? आप इसकी जगह एक मुर्गी रख लो और इसकी जगह खुद को रख लो, तो जब मुर्गी ने पेड़ को खाया तो मुर्गी को कितने रुपए मिले होंगे? 10 रुपये। लेकिन जब एक मुर्गी को आपने खाया तो आपको कितना मिला? 1 रुपया। तो अगर आप सीधा पेड़ को खा लेते तो आपको कितने रुपए मिलते? मतलब एनर्जी ज़्यादा मिलती। तो इसीलिए बेटा ये चीज़ भी एक प्रूफ है कि वेजिटेरियन ज़्यादा एनर्जी रखते हैं अपने अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। दैट इज़ वाई बेटा ज़्यादातर इन ताकतवर जो हमारे जानवर हैं, जैसे कि घोड़ा है, जैसे कि बैल है, जैसे कि हाथी है, जिराफ है, ऊंट है और गैंडा है, ये बहुत ताकतवर होने के बाद भी क्या है? शाकाहारी है। अगर इनको आप मांस खिलाने लगो तो इन पर इतनी शक्ति नहीं आ पाएगी। आप बोलोगे क्या भैया शेर शक्तिशाली नहीं है? बेटा एक शेर कितना भी शक्तिशाली हो, वो हाथी का सामना नहीं कर सकता अकेला। एक हाथी उस पर बहुत भारी पड़ेगा। 10 में से 9 केसेस में, एक केस में हो सकता है कि वो हाथी को किसी प्रकार से धराशायी कर दे। ये क्या है? ये क्या चीज़ है भैया? ये आहार श्रृंखला का जाल है। हमने बोला ना कई सारी श्रृंखला, देखो एक चेन ये रही, एक ये रही, कितनी सारी चेन दिखा रखी है इसके अंदर, और ये चेन सब आपस में जुड़ी हुई है। मान लो एक जंगल के अंदर, एक छोटे से जंगल में एक चेन है, इतनी सारी चेन, तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखला जब जुड़ जाए तो वो खाद्य जाल कहलाती है। ठीक है? अच्छा बेटा, अब ये ज़रा एक चीज़ देख लो, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ऊर्जा कैसे चलती है, ऊर्जा किस स्तर से कैसे चलती है। देखो बेटा, ऊर्जा कौन बनाएगा? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश से शक्ति आती है, मतलब सारी शक्ति सूर्य से आ रही है। उस सूर्य की शक्ति को कौन लेता है? प्रकाश संश्लेषण कर पौधे ले लेते हैं, जो कि उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। उनसे वो कौन ले लेता है? जो शाकाहारी होता है, जो पेड़ पौधे खाता है, वो उनसे ले लेता है। फिर उनसे वो कौन ले लेगा? जो मांसाहारी होते हैं। मान लो बेटा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण किया पौधे ने, पौधे को खा गई मुर्गी, मुर्गी को खा गया बेटा यहाँ पर मांसाहारी कौन? इंसान। और इंसान को कौन खा गया? शीर्ष मांसाहारी, टॉप कार्निवोरस, शीर्ष मांसाहारी, एकदम टॉप का जो है कौन? शेर खा गया इंसान को। ठीक है? तो ये ऊर्जा का फ्लो। तो ऊर्जा का फ्लो किस तरफ जा रहा है? ऊर्जा किस तरफ मूव कर रही है? तो ऊर्जा बेटा उत्पादक से कहाँ जा रही है? उपभोक्ता की तरफ। उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जा रही है ना। जो उसको खाता जाएगा वैसे ही वो ऊर्जा आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन कितनी घटती जाएगी हर लेवल पे? 10%, 10%, 10%। ठीक है बेटा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसलिए आप क्या चाहोगे कि आप ऊपर रहो कि बीच में रहो ताकि ज़्यादा एनर्जी मिले? तो आप चाहोगे कि आप यहाँ रहो, तो शाकाहारी बने और शक्ति अपने अंदर मेंटेन कर रखें। ठीक है बेटा? अब बेटा जो मांसाहार खाते हैं मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक साइंटिफिक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कमेंट में मुझे गरिया मत देना। आप देखो देखो अब बेटा ये अगली चीज़ है ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या होती है बेटा? हमारी जो धरती है ना, ये धरती बेटा एक हवा की परत से कवर है ना। अभी हवा के इसमें कई प्रकार के गैसेस हैं, उन सारी गैसेस के अंदर से बेटा एक गैस ओजोन भी है, जिसको O3 बोलते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है जी? तो जो सूर्य है ना, आप देख रहे हो बेटा आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है मई जून में, आप 2 मिनट भी धूप में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि बेटा जो सूर्य है ना, उससे आने वाली जो किरणें हैं, उसमें सारी किरणें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ किरणें अच्छी हैं, लेकिन कुछ किरणें बहुत बेकार भी हैं। उन किरणों को हम यूवी किरण बोलते हैं। क्या? यूवी रेज बोलते हैं, या बेटा शुद्ध हिंदी में उसको पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं। ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, यदि हमारी धरती पर आ जाएं तो ये क्या करेंगी? कैंसर कर सकती हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारी जमी हुई बर्फ़ जो ग्लेशियर्स पर है उसको नष्ट कर सकती हैं, लोगों की आंखों में कैंसर कर सकती हैं, स्किन का कैंसर कर सकती हैं, और बेटा ये हो सकता है हमारे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दें। तो ये जो हमारी ओजोन परत है, ये ओजोन परत उस यूवी रेस को, उस पराबैंगनी किरण को धरती में आने से रोक लेती है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट परत हुई हमारे लिए। अच्छा बेटा, अब क्या ये बनती कैसे है? तो बेटा ऑक्सीजन होता है O2, ऑक्सीजन क्या होता है? O2,
तो O2 पर जब बेटा पराबैंगनी किरण पड़ती है, ऑक्सीजन पर जब भी पराबैंगनी किरण पड़ती है तो ऑक्सीजन टूट जाता है दो छोटे O मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ऑक्सीजन किससे बना है? O2 मॉलिक्यूल, मतलब दो ऑक्सीजन के दो O मॉलिक्यूल से बना है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है। आप कह सकते हो ऐसे कि एटम से बना है, दो एटम से। तो दो एटम्स क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और जब उनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो O2 प्लस एक सिंगल O कितने हो गए? O3, और वो क्या? ओजोन बन जाती है। ठीक है, लेकिन बेटा आजकल इंसान जो कार्बन छोड़ रहा है, देखिए 1980 के अंदर क्या बता रहे कि 1980 से ओजोन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। क्या आए हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। अब बेटा 10वीं क्लास की पहले वाली किताब के अंदर ओजोन परत जो घटी है, उस घटी हुई ओजोन परत का चित्र भी आया करता था, लेकिन अभी वो चित्र आपकी किताब से हटा दिया गया है। उसके अंदर दिखा रखा है कि ओजोन परत हमारी धरती से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंसान फैला रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे निकलता है ये? फ्रिज से, AC से बेटा, ये और शेविंग क्रीम से। हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं AC, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे निकलने वाली CFC गैस सबसे खतरनाक कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है? ये बेटा इस O3 को दोबारा से ऑक्सीजन और O2 में बांट देती है, मतलब क्या करती है? अलग कर देती है। इसका मतलब हमारी ओजोन परत को तोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन परत के घटने से पराबैंगनी किरणें अंदर आ रही हैं और हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। और गर्मी बढ़ने से क्या हो रहा है कि बेटा बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से हमारी जो बर्फ़ है सुरक्षित अंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में, वो पिघल रही है, जिसकी वजह से वो समुद्र के अंदर पानी ज़्यादा हो रहा है। और पीने का पानी तो नहीं ज़्यादा हो रहा, पीने का पानी नष्ट हो रहा है, खारा पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है? बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं और धरती विनाश की तरफ मूव कर रही है ना। अब इससे यही नुकसान नहीं है, बाकी क्या नुकसान है मैं शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अगला देखो बेटा, 1987 में 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम UNEP में, ठीक है, सर्वानुमति बनी कि CFC को 1966 तक कम किया जाएगा। मतलब 1987 में ये संयुक्त राष्ट्र में डिसाइड हुआ था कि 1986 तक हम CFC को कम कर देंगे। रेफ्रिजरेटर जो बनाते हैं ऐसे बनाएंगे जिससे कार्बन CFC ना निकले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना निकले। हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं या नहीं कर चुके? आप बच्चों कमेंट में बताओ, सर्च करके गूगल पे बताओ, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकलना आज कम हो गया है या और बढ़ गया है? सिर्फ अपने अंदाजे से मत बताओ, आप मुझे गूगल करो और उसके बारे में बताओ। नेक्स्ट चीज़ है बेटा कचरे का प्रबंधन। इसका मतलब जो हम कूड़ा फैला रहे हैं उस कूड़े को किस प्रकार से प्रबंध किया जा सकता है? तो बेटा कूड़ा दो प्रकार का होता है। पहला कूड़ा जो कि गल और सड़ सकता है, लेकिन दूसरा कूड़ा क्या है? जो गल सड़ नहीं सकता। और तीसरा कूड़ा है बेटा रेडियो एक्टिव कूड़ा। क्या? रेडियो एक्टिव केमिकल। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। ये कहाँ से निकलता है रेडियो एक्टिव? बेटा फैक्ट्रीज से निकलता है, न्यूक्लियर जो काम होते हैं जहाँ भी एनर्जी वगैरह बनती है वहाँ से निकलता है, और बेटा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी निकलता है, और अस्पताल में यूज़ होने वाली चीज़ों से भी निकल सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें। अब बेटे जो जैविक कूड़ा है, जैसे कि आपकी फल हैं, सब्जी हैं, उनके छिलके वगैरह हैं, वो तो गल सकते हैं, उसका खाद बनाया जा सकता है, उसे आराम से ज़मीन में दबा दो तो वो गल सड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा जो पन्नी है, जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, वो चीज़ें गल सड़ नहीं सकती। तो उसके लिए क्या प्रबंधन करते हैं? उसके लिए ये प्रबंधन करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं। रिसाइकल का मतलब उसको दोबारा से किसी और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। आपसे कबाड़ी वाला ख़रीद के लेकर जाता है, वो बड़े कबाड़ी वाले को देता है, बड़ा कबाड़ी वाला फैक्ट्री वाले को देता है, वो उनसे पिघलाकर नई चीज़ें बनाता है ताकि वो प्लास्टिक इस्तेमाल हो सके। लेकिन वो प्लास्टिक आप देख रहे हो कि सारी इस्तेमाल तो हो नहीं पाती, आपकी सड़कों पर, आपकी गलियों में, आपकी नालियों में, आपके जानवरों के पेट में पहुँच जाती है। वो कितना नुकसान पहुँचा रही है। तो उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रदूषण क्या कर रहा है? हमारी मिट्टी को ख़राब कर रहा है। मिट्टी ख़राब होगी तो बेटा मिट्टी ख़राब होने से क्या होगा कि हमारी फसलें ख़राब होंगी, फसलें ख़राब होंगी तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो बेटा जब बाढ़ आएगी तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? उस बाढ़ को रोकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी को जोड़ के रखते हैं, तो पानी को रोकते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, मिट्टी ख़राब हो जाएगी, तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, घास वास नहीं होगी, मिट्टी उड़ेगी, मृदा अपरदन होगा, है ना। पेड़ नहीं होंगे तो बेटा मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी उड़ने से क्या होगा? उपजाऊ मिट्टी उड़ जाएगी और बंजर भूमि हो जाएगी। तो कितना बेकार सिस्टम हो जाएगा हमारे इस वजह से। और ये कूड़ा क्या करता है बेटा? ये कूड़ा हमारे जानवर खाते हैं, उनको इतना नुकसान हो जाता है, हमारा देश गंदा दिखाई देता है, तो उसका प्रबंधन हमें करना पड़ता है। तो क्या करती है सरकार की? डंपिंग भी करती है कई बार। डंपिंग का मतलब है कि धरती को खोद देते हैं और उसके अंदर उस कूड़े को दबाते हैं।
ठीक है। आप बोलोगे भैया लेकिन इससे कब तक फ़ायदा होगा, कब तक ज़मीन खोद खोद के दबाते रहेंगे, तो बेटा ये चीज़ तो गवर्नमेंट लेवल पे समझनी चाहिए। लेकिन जो रेडियो एक्टिव कूड़ा निकलता है जो कि हमारे को कैंसर तक पहुंचा सकता है, इस कूड़े का प्रबंधन कैसे करते हैं? इस कूड़े का प्रबंधन ऐसे करते हैं कि बेटा हॉस्पिटल से निकलने वाले कूड़े को वहीं पर जलाकर नष्ट किया जाता है, ताकि उससे एक तो बीमारियां ना फैल सकें, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं और रेडियो एक्टिव तो कैंसर तक पहुंचा सकता है। तो क्या करते हैं कि बेटा हॉस्पिटल्स के अंदर एक ऐसी मशीन लगाई जाती है, वो राहुल गांधी वाली मशीन नहीं लगती बेटा, जो राहुल जी बोल रहे थे, जो मोदी जी के बारे में बता रहे थे कि वो आलू सोने वाली मशीन, वो वाली मशीन नहीं, ऐसी मशीन लगती है बेटा जिसके अंदर से सारा कूड़ा अंदर डाला जाता है और वो कूड़े को जलाकर ख़त्म कर देती है, ताकि बाहर किसी को दिक्कत ना हो पाए। लेकिन बेटा सारे अस्पतालों में ये काम तो होता नहीं है, वो कूड़ा अपना ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, इंजेक्शन सिरिंजेस वगैरह। अब वो कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं, है ना, क्योंकि सिरिंज क्या है बेटा, सीधा खून से कॉन्टैक्ट होता है उनका, और अगर कोई रीयूज़ कर ले तो उसको भी वो बीमारी लग सकती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप बेटा ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं यहाँ पर, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करते हुए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।